नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी गुजरात में नए सीएम के ऐलान की, यूपी में प्रियंका के दौरे से बीजेपी सरकार की बढ़ती परेशानी की, जानेंगे क्यों अपने ही प्रचार में फंस गई योगी सरकार, फिर क्यों पलटे नीतीश कुमार, बात करेंगे किसानों के आंदोलन की, यूपी चुनावों को लेकर शिवसेना के ऐलान की और बुलेटिन के आखिर में बात जीडीपी पर मोदी सरकार के दावे पर उठते सवालों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी चुनावों में एक साथ नजर आएंगे ममता और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है टीएमसी। यूपी चुनावों में बीजेपी को हराने की रणनीति बना रही है ममता। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने किया बड़ा दावा, कहा उत्तराखंड और गुजरात में जनता की पहली पसंद बन रही आम आदमी पार्टी, इसलिए बीजेपी को इन राज्यों में बदलना पड़ा मुख्यमंत्री। सोनिया गांधी ने तेलंगाना इकाई के लिए समिति का किया गठन, मनिकम टैगोर को बनाया अध्यक्ष, राज्य के कांग्रेस प्रभारी भी हैं टैगोर, मोहम्मद शब्बीर अली होंगे संयोजक। वैक्सीनेट लोगों को दी जा सकती है बूस्टर डोज, वैक्सीन के बाद भी नहीं बढ़ रहा है एंटीबॉडी का स्तर, 20% वैक्सीनेटेड लोगों के शरीर में नहीं बन पा रही है एंटीबॉडी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद किसे मिलेगी राज्य की कमान, ये सवाल शनिवार से ही लोगों के मन में था। चर्चा में नितिन पटेल, सीआर पाटिल, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रफुल्ल पटेल सहित कई नाम थे, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक ने मोहर किसी और नाम पर ही लगा दी। तो किसे चुना है बीजेपी ने गुजरात का नया सीएम, देखिए ये रिपोर्ट। 5 साल बाद एक बार फिर गुजरात में पटेलों के हाथ सत्ता आ गई है। बीजेपी विधायक दल ने भूपेंद्र पटेल को नेता चुन लिया है। इसके साथ ये तय हो गया है कि भूपेंद्र पटेल ही गुजरात के अगले सीएम होंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव सीएम विजय रूपाणी ने रखा। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इसका समर्थन किया, जिसे सर्वसम्मति से विधायक दल ने स्वीकार कर लिया। बाद में विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया। केवल 12वीं पास भूपेंद्र पटेल कड़वा पाटीदार समाज के नेता हैं। वो गुजरात की घाटलोडिया विधानसभा से पहली बार विधायक बने हैं। इसी सीट से गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल चुनाव जीतती रही। भूपेंद्र पटेल को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी आनंदीबेन की राय के बाद ही दिया गया था। 2017 का विधानसभा चुनाव भूपेंद्र पटेल ने 1,17,000 वोट से जीता था। भूपेंद्र पटेल का पूरा नाम भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल है। इससे पहले भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं। पटेल ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया है। भूपेंद्र पटेल के चुनावों के साथ ही बीजेपी की ओर से ये भी साफ कर दिया गया कि 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ही लड़ेगी। वैसे ये पहले ही तय हो चुका था कि बीजेपी इस बार किसी पटेल के हाथों ही नेतृत्व सौंपेगी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनावों में पटेलों की नाराजगी के चलते बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और इस समय भी पटेल बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। हाल ही में निकाय चुनावों में भी पटेलों की नाराजगी का असर सूरत निगम चुनावों में दिखाई दिया था, जिसके बाद से ही रूपाणी की विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। चर्चाओं में जिनके नाम थे वो पीछे छूट गए और भूपेंद्र पटेल आगे निकल गए। अब भूपेंद्र पटेल राज्य के नए सीएम होंगे। दावा किया जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव यूपी विधानसभा चुनावों के साथ ही हो सकते हैं। यूपी में इस समय सभी दल प्रचार में अपनी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा नजरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर हैं, जो राज्य का दौरा कर रही हैं। आज प्रियंका रायबरेली पहुंची। कांग्रेस पार्टी भी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से लग गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बाद भी मिली हार के बाद कांग्रेस अब कोई चूक नहीं करना चाहती, इसीलिए यूपी चुनाव में प्रचार के लिए प्रियंका गांधी लगातार यूपी का दौरा कर बैठकें कर रही हैं। उसी कड़ी में आज से वो रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। रायबरेली के रास्ते में लखनऊ रायबरेली सीमा पर प्रियंका गांधी ने हनुमान मंदिर में माथा टेका और पुजारी से आशीर्वाद लिया। फिर वो भुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंची। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने लखनऊ से रायबरेली के रास्ते जगह जगह अपने नेता का पूरे जोश के साथ स्वागत किया। प्रियंका के पहुंचने से पहले गेस्ट हाउस को सजा दिया गया था। वह यहाँ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, साथ ही पार्टी से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों से भी बात करेंगी। सोमवार को प्रियंका जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगी। उनके आगमन से पहले सांसद सोनिया गांधी के प्रतिनिधि KL शर्मा रायबरेली पहुंच चुके थे। उन्होंने ही कार्यक्रम की रूपरेखा तय की थी। दावा किया जा रहा है कि
कि इस दौरे में प्रियंका विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की तैयारी परखने के साथ ही वह पिछले दिनों चलाए गए कार्यक्रमों और अभियान की समीक्षा भी करेंगी। प्रियंका के कार्यक्रम से कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है। कई विपक्षी नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम लखीमपुर जिले से समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख रही रितु सिंह का है। प्रियंका की उपस्थिति में रितु सिंह कांग्रेस में शामिल हो गई। रितु सिंह साड़ी कांड के बाद चर्चा में आई थी। उस वक्त सिर्फ प्रियंका गांधी ही एकमात्र थी जिन्होंने उन्हें घर पहुंचकर सांत्वना दी थी। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान जब रितु सिंह नामांकन करने जा रही थी, तब बीजेपी समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की थी। ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। प्रियंका की मेहनत रंग लाती तो दिख रही है, लेकिन क्या प्रियंका यूपी में कांग्रेस का स्वर्णिम दौर लौटा पाएंगी? डीवी लाइव की रिपोर्ट। प्रियंका के प्रचार के चलते कांग्रेस को नई ताकत मिलती दिख रही है। प्रचार में बीजेपी भी जुटी हुई है, लेकिन पार्टी का प्रचार उसकी मुसीबतें बढ़ा रहा है। पार्टी के एक विज्ञापन ने विपक्ष को ही बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे दिया। दरअसल विज्ञापन में योगी ने किसी और के काम को अपना बता दिया था। तो किसके काम पर दावा कर रही है योगी सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक विज्ञापन को लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके चलते योगी सरकार ने जनता को अपने काम बताने के लिए एक विज्ञापन बनवाया है। विज्ञापन में योगी सरकार द्वारा बनाए गए फ्लाईओवर और उद्योगों की फोटो लगाई गई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जो फ्लाईओवर योगी के विज्ञापन में है वो योगी सरकार के नहीं बल्कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के शासनकाल में बना है। और ये फ्लाईओवर यूपी का नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का है। कोलकाता में बने फ्लाईओवर को योगी सरकार ने अपनी सरकार की उपलब्धि बता दिया। अब विज्ञापन को लेकर योगी सरकार तृणमूल कांग्रेस, सपा आदि के निशाने पर आ गई है और इस विज्ञापन मामले के बाद से योगी सरकार की चारों तरफ किरकिरी हो गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी को बदलने का मतलब ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में किए गए कामों की उपलब्धियां गिनाना है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी यूपी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। मुख्यमंत्री के झूठ की फिर खुल गई पोल। विज्ञापनों में जनता का पैसा पानी की तरह बहाने वालों के पास दिखाने के लिए अपना किया कोई काम नहीं, तो कोलकाता में हुए निर्माण की तस्वीर छापकर जनता को कर रहे गुमराह। शर्मनाक। यह है झूठ बोलने में नंबर 1 बीजेपी सरकार, जिसके दिन है बचे 4। अब इस विज्ञापन को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार के पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसे दिखाकर वो जनता से वोट की अपील कर सके और वाहवाही लूट सके। वही चुनावों से पहले योगी सरकार लगातार विवादों में घिरी हुई है। ऐसे में उसके लिए चुनावी राह कठिन हो गई है। कोलकाता की सड़क यूपी की हो गई। विपक्ष ने घेरा तो बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। बैकफुट पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं है बल्कि उसकी सहयोगी जेडीयू भी दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद से ही नीतीश कुमार मुश्किल में है। बीजेपी का दबाव उन पर साफ साफ देखा जा रहा है और अब एक बार फिर बीजेपी के दबाव में उन्हें अपने फैसले से पलटना पड़ रहा है। हरियाणा इस समय सुर्खियों में है। यहाँ किसानों ने खट्टर सरकार की नींद उड़ा रखी है। किसान आंदोलन का गढ़ बन चुके हरियाणा में विपक्षी दलों ने भी सरकार की घेराबंदी कर रखी है और कभी बीजेपी के सहयोगी रहे इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से तो एनडीए में सेंधमारी की कोशिशें भी शुरू हो गई थी। इनेलो के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने 25 दिसंबर को जींद में देवीलाल की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में नीतीश कुमार को न्योता दिया और नीतीश ने इसे स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद से ही इनेलो की ओर से दावा किया जाने लगा कि चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ नीतीश ही नहीं कई और नेता भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तीसरे मोर्चे की बात सामने आते ही बीजेपी सक्रिय हो गई। बिहार में भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन में दरार पड़ती दिखने लगी। चौटाला ने अपने कार्यक्रम में एचडी देवगौड़ा, ममता बनर्जी, जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, मुलायम सिंह यादव को भी न्योता दिया था। चौटाला की इस कोशिश को बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा बनाने की कोशिश मान रही है। इसके बाद से ही बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था। संकेत यह तक दिए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के जींद जाने से बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इसका असर बिहार सरकार पर भी पड़ सकता है। यानी बिहार में दोनों दल अलग हो सकते हैं और बीजेपी के दबाव के बीच अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से किनारा करने का मन बना लिया है। उनकी जगह पार्टी की ओर से केसी त्यागी को भेजा जाएगा। पहले कार्यक्रम में शामिल होने की बात कह चुके नीतीश अब पलटी मार गए हैं। जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार में इस समय जो हालात हैं उसमें सीएम का राज्य से बाहर जाना सही नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार हरियाणा नहीं जाएंगे। नीतीश पर बीजेपी का दबाव है तो बीजेपी पर किसानों का दबाव बना हुआ है। किसान मोदी सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को 9.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों में समझौता नहीं हो पाया है। ऐसे में किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। करनाल का मोर्चा जीतने के बाद तो किसानों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है।
लगभग एक साल पहले 17 सितंबर 2020 को संसद ने नए कृषि कानूनों पर मुहर लगाई थी। इसके साथ ही देश में इन कानूनों का विरोध भी शुरू हो गया। 26 नवंबर से दिल्ली किसानों के आंदोलन का केंद्र बन गई। तभी से दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे हैं तो सरकार भी अड़ गई है कि वो कानूनों को रद्द नहीं करेगी। इस बीच करनाल में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। करनाल में 28 अगस्त को किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई को लेकर एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद किसान आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल में डट गए। 5 दिन में ही खट्टर सरकार को झुकना पड़ा। हरियाणा सरकार झुकी तो अब किसानों ने दिल्ली का रुख कर लिया है। हरियाणा की जीत से उत्साहित संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अब दिल्ली भी ज्यादा दूर नहीं है। इस बीच बुंदेलखंड के हमीरपुर में किसानों की पंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार 3 कृषि कानून बनाकर रोटी को तिजोरी में बंद करने की कोशिश कर रही है। रोटी बाजार की चीज नहीं बल्कि सभी की जरूरत की चीज है। सरकार को बड़ी कंपनियां चला रही हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार ने अगर किसानों की बात नहीं मानी तो उसे इसका नुकसान चुनावों में उठाना होगा। विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी हमने तय किया है कि किसान संगठन चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी वाले जरूर इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि जो जिस रंग के चश्मे से देखेगा उसे वैसा ही दिखेगा। बीजेपी का मकसद चुनाव है, इसीलिए हमें भी चुनाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद देश बचाना है, इसलिए यूपी ही नहीं पूरे देश में घूम रहे हैं। बीजेपी किसान आंदोलन को ट्विटर पर बदनाम कर रही है। किसानों के पास ट्विटर नहीं है, हम वहाँ कमजोर हैं, लेकिन हमारे पास ट्रैक्टर की ताकत है। सरकार का ट्विटर हमारे ट्रैक्टर के आगे नहीं टिकेगा। टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा अब सिर्फ कृषि कानून के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि हमारी लड़ाई अब देश बचाने की है। किसानों ने पहले ही यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रखी थी और अब चुनावों को लेकर बीजेपी की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने भी उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो यूपी में बीजेपी को हराने के लिए अपनी ताकत लगाएगी और पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश चुनावों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इस बीच शिवसेना ने महाराष्ट्र से यूपी में छलांग लगाई है और चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक दी है। शिवसेना ने यूपी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि पार्टी 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना के इस ऐलान के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सहयोगी रह चुकी है और अब यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। राजधानी लखनऊ में हुई पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में शिवसेना ने ये फैसला लिया है। इस बैठक में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। साथ ही शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के शासन में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, इसीलिए पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। नेताओं का कहना है कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, चिकित्सीय व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूलों में 15% फीस माफ नहीं हुई। स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। शिवसेना प्रदेश की आवाज बनकर जनता के बीच जाएगी और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार कर बीजेपी को सबक सिखाएगी। शिवसेना का कहना है कि जल्द ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुनावों और संगठन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिलहाल यूपी की विधानसभा सीटों में पार्टी को मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार के दावे पर बीजेपी सांसद के सवालों की। देश आर्थिक मुश्किलों में फंसा हुआ है। जीडीपी दर उस तेजी से नहीं बढ़ रही जिसकी उम्मीद सरकार कर रही है। अब तो सरकार भी ये मानकर चल रही है कि पीएम मोदी ने देश की जीडीपी को लेकर जो वादे और दावे किए थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। बीजेपी सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी पीएम है, कोई भगवान थोड़े ही है कि उनसे गलती नहीं होगी। तो क्या पीएम मोदी कर गए बड़ी गलती? देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। जब पीएम ने ये ऐलान किया तभी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से लेकर तमाम आर्थिक विशेषज्ञों ने मोदी सरकार के दावों पर सवाल उठाए थे कि ऐसा कैसे होगा। सरकार के पास कोई रोड मैप है क्या? क्योंकि 2024 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी के लिए तो विकास दर को तेज करना होगा, लेकिन विकास दर तेज होने की जगह लुढ़क गई। पीएम मोदी के दावों को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इस पर तंज कसते हुए
कहा कि वह इंसान है और गलतियां कर सकते हैं। गलती ही थी जब उन्होंने कहा कि भारत 5 साल में जीडीपी डबल करके $5 ट्रिलियन कर देगा। इसके लिए हर साल 14.8% की ग्रोथ रेट चाहिए। हर इंसान से गलती हो जाती है। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम का सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत पीएम की ओर ही था। स्वामी का कहना था कि मोदी का 5 साल में देश की जीडीपी $5 ट्रिलियन कर देना एक गलती थी। देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर स्वामी ने कहा कि मैंने खुद 10% जीडीपी ग्रोथ रेट का सुझाव दिया था, जिसका मतलब हर साल 7.2 साल में डबलिंग, और इसके लिए प्राथमिकताएं, रणनीतियां और संसाधनों की जरूरत भी बताई थी। मोदी के राज में 2016 के बाद से साल दर साल जीडीपी ग्रोथ घट रही है। उन्हें पता लगाना चाहिए क्यों। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।